नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। आरएसएस को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। आरएसएस अब भारत नहीं बल्कि विदेश में शाखा खोलने की तैयारी में है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रिज्म नाम की एक मीडिया आउटलेट ने ये खुलासा किया है कि आरएसएस ने अमेरिका के एक बड़े फर्म को करीब 3.25 करोड़ रुपए दिए हैं। अब इस खुलासे के बाद लगातार लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार तंज कस रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार इस पर सवाल उठा रही है कि आखिर आरएसएस के पास ये पैसा आ कहां से रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम सीधा चलते हैं। हमारे साथ हैं शिव कुमार पांडे सर, ये 3.25 करोड़ रुपए का जो खुलासा हुआ है कि आरएसएस दे रहा है, अब अमेरिका में लॉबिंग करने की पूरी कोशिश है वहां के सांसदों और अधिकारियों को मिलाने की। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, जिस चीज को हमारे यहाँ दलाली कहा जाता है वही अमेरिका में लॉबिंग है। एक बात समझना चाहिए, लॉबिंग का मतलब ये होता है फॉर्म्स होती हैं, उनको आप पैसा दीजिए और पैसा लेकर वो वहां के जो सेनेटर्स हैं और बाकी लोग हैं उनको प्रभावित करती हैं ताकि जो वो बयान दे सकें, संसद में बोल सकें और छवि निर्माण वगैरह का काम कर सकें। हथियारों की कंपनियां हो, इस तरह के बिजनेस हो, सरकारें हो, ये सब अपने अपने लॉबिंग एजेंट जो हैं वहां पर रखती हैं। भारत सरकार का भी आपने देखा था, आया था कि 2 जगह लॉबिंग के लिए पैसे वो दे रही है और भारत सरकार के लिए लॉबिंग हो रही है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि लगभग सारी सरकारें इस तरह की लॉबिंग कराती हैं। यहां समस्या क्या है कि आरएसएस लॉबिंग करा रहा है। अब आरएसएस अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहता है। बिल्कुल, हाँ। वो कहता है हम राजनीतिक संगठन नहीं है और इसी आधार पर वो अपने नॉन रजिस्ट्रेशन को सही ठहराता है कि हमको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। ना तो हम पैसा कमाने वाली संस्था है, ना पॉलिटिकल संस्था है, ना मोदी जी कहते हैं कि एनजीओ दुनिया का सबसे बड़ा है। अब एनजीओ के तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, उसके लिए बाइलाज बनाने होते हैं, नियम कानून होते हैं, रिटर्न भरना होता है, टैक्स देना होता है, सब करना होता है। आरएसएस भारत में रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो खुद को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहती है। और प्रिज्म में जो रिपोर्ट आई है, मैं गया था उसकी वेबसाइट वगैरह भी चेक किया था, वो स्क्रीन पर दिखा दीजिए। मैंने लाल रंग से घेरा उस पर बनाया हुआ है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लिखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। सुनील अंबेडकर ट्विटर पे पोस्ट करते हैं कि आरएसएस भारत में काम करता है और उसने अमेरिका किसी फॉर्म से संपर्क नहीं किया है। ये तो वो सही नहीं कह रहे हैं क्योंकि वेबसाइट पे, या तो वेबसाइट पे ही गलत है तो इनको फिर उस वेबसाइट पे केस करना चाहिए। लेकिन वेबसाइट पे गलत नहीं होता है क्योंकि हर लॉबिंग फॉर्म को अमेरिका में बताना होता है कि उसने लॉबिंग के लिए किससे कितना पैसा लिया। तो बहुत पारदर्शी मामला होता है। वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, दिखा दीजिए उसको स्क्रीन पे, तो लोग समझ जाएंगे कि आरएसएस का नाम तो है, ये बयान किसी काम का नहीं है। अब ये जो संस्था है, लॉबिंग फर्म है, वो बड़ी लॉबिंग फर्म है, कोई छोटी मोटी नहीं है। मैं बताऊंगा किस तरह से बड़ी है वो। स्क्वायर पैटर्न बॉक्स इसका नाम है, लॉ फर्म है और साथ में ये लॉबिंग का काम भी करती है। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये वही फर्म है जो पाकिस्तान के लिए भी लॉबिंग करती है, यानी एक नेशन स्टेट एक देश के लिए लॉबिंग करती है। अब पाकिस्तान और आरएसएस के लिए लॉबिंग करने वाली फर्म एक ही है। ये अपने आप में मजेदार चीज कह लीजिए, आश्चर्यजनक कह लीजिए, आयरनी कहना चाहिए, जो कहना चाहें आप कह लीजिए। लेकिन एक ऐसी फर्म जो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करती है, वो आरएसएस के लिए भी लॉबिंग कर रही है। अब चलिए, पाकिस्तान के लिए या हिंदुस्तान के लिए या इजराइल के लिए लॉबिंग तो समझ में आती है। उनको हथियार खरीदना होता है, संपर्क बनाने होते हैं, अपने देशों की छवि सुधारनी होती है, लोन लेना होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं जिसके लिए लॉबिंग होती है। सवाल यह है कि आरएसएस जो है वो लॉबिंग क्यों कर रही है? आरएसएस को अमेरिका में लॉबिंग की जरूरत क्यों पड़ गई, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मैं अभी हाल में यूरोप गया था, आप जानते हैं, और वहाँ तमाम सारे लोग, जब मैं जाता हूँ तो वहाँ बहुत सारे यार दोस्त हैं। हिंदुस्तानी लोगों को ही जानता हूँ, वहाँ के लोगों से बहुत अभी परिचय ऐसा नहीं है मेरा, लेकिन हिंदुस्तानी बहुत सारे यार दोस्त हैं। कोई वहाँ डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, पढ़ा रहे हैं, उनसे बात होती रहती है। और सब लोग ये बताते हैं कि आरएसएस की शाखाएं जो हैं, संस्थाएं जो हैं, आरएसएस नाम से नहीं, एचएसएस है और भी नाम है, इस तरह के नामों से पश्चिम में भी काम करती हैं। और पश्चिम में जो हिंदू रह रहे हैं, जो जिनको एनआरआई आप कहते हैं, उनके बच्चों के बीच में काम करती हैं। कभी जैसे क्या होता है कि संस्कारी बनाने के नाम पे कि यहाँ आपके बच्चे संस्कार नहीं सीख पाएंगे। मेरी बेटी लंदन में पढ़ती थी, उसने भी बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी वो लोग एक्टिव थे। तो पूरे पश्चिम में जो है आरएसएस के लोगों ने अपना एक बनाया हुआ है पूरा।
अच्छा, पहले छोटा संगठन था, दब छुप के काम करते थे तो बहुत बात नहीं होती थी। हाँ। अब ये हुआ है कि संगठन ये बड़े हो गए हैं। अमेरिका में आपको याद होगा जातिवाद के खिलाफ एक कानून आया था, और बड़ा आश्चर्य हुआ था कि अमेरिका में क्यों आया, क्योंकि वहां भी जो लोग गए हैं उन लोगों के बीच में भी शिकायत आई कि जातिवादी व्यवहार करते हैं या दलितों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये तो एक पक्ष है। साथ में वहां पर आप लगातार देखते हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा का बढ़ावा देना उसको, या बाकी सारी चीजें करना, या वहां से चंदा इकट्ठा करके यहां भेजना, ये सब हुआ है। भाजपा सत्ता में आई है और सब जानते हैं भाजपा के सत्ता में होने का मतलब आरएसएस के सत्ता में होना है। सब जानते हैं कि आरएसएस ही मुख्य चीज है। गोलवलकर कहा करते थे कि जो आरएसएस है वो मदारी है और बाकी सब जो है वो जमूरे हैं। तो हम जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स करता है, जिसको हम कहते हैं ये कर दो, बीजेपी को आरएसएस लंबे समय तक चलाती रही है, सब जानते हैं। अब हिंदुस्तान में जो आरएसएस की हरकतें हैं उनको लेकर वहां भी बहस हुई, वहां भी सवाल उठ रहे हैं। भारत में कट्टरपंथ स्थापित हो रहा है, भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, ये सारे मुद्दे वहां भी उठ रहे हैं और आरएसएस पर सवाल उठ रहे हैं। वहां के रिसर्चर्स, वहां के प्रोफेसर्स, वहां के राइटर्स आर्टिकल्स लिखते हैं, पहले भी लिखते रहे हैं, अब और लिख रहे हैं। तो एक तरह से आरएसएस की छवि खराब हो रही है। इस छवि को मैनेज करने के लिए ये पैसे दिए गए हैं। अब सवाल जो मेरे मन में है वो ये है कि भाई आप हिंदुस्तान में तो रजिस्टर्ड है नहीं, और अमेरिका में जाकर आप एक लॉबिंग फर्म को पैसे देते हैं। मान लीजिए आरएसएस की जगह कोई और संगठन ऐसा कर रहा होता तो अभी तक तो ईडी पहुंच गई होती, जांच होने लगती, 10 साल के रिकॉर्ड निकलवा लिए गए होते। यहां पे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये अपने आप में अलार्मिंग है। और थोड़ा बहुत पैसा नहीं, आपने बताया 3.25 करोड़ रुपए सिर्फ लॉबिंग के लिए दिया गया है। इसके आगे पीछे कितना खर्चा हुआ होगा वो छोड़ दीजिए। तो एक संस्था के पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि दिल्ली और बाकी जगहों पर 5 स्टार ऑफिस बन रहे हैं, आप 3.25 करोड़ रुपया वहां दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। इतने पैसे अगर एक संस्था के पास आ रहे हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, उसको टैक्स के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू करवाई जा रही है, ये बड़ा सवाल है। मोहन भागवत में कह दिया कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई बात है भाई रजिस्टर्ड। आप पैदा होते हैं तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उसमें आपका धर्म लिखा जाता है, और वही रजिस्ट्रेशन है जी। और आप कोई धर्म है, आप तो एक संस्था है ना, आप हिंदू धर्म तो है नहीं। तो ये अपने आप में मतलब थोड़ा आश्चर्यजनक मामला तो है। सर इसमें एक चीज और है कि जो इसमें एक बात और आई है कि फारा नाम का जो एक कानून है वहां पर, उसके तहत जैसे आप बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, और अमेरिका में कुछ कानून बड़े कठोर हैं। तो आरएसएस ने कैसे चकमा दिया, क्योंकि फारा जो है वो मुझे नहीं लगता चकमा दिया होगा। मैं आपको बहुत साफ बताऊं कि अगर चकमा दिया होता तो लॉबिंग फर्म पे भी कार्रवाई हो गई होती और इन पे भी कार्रवाई हो गई होती। वो अमेरिका है, वो इंडिया नहीं है जहां इनका शासन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे खुदाई होगी, आगे रिसर्च होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये भारत में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन अमेरिका में रजिस्टर्ड है। क्योंकि फारा जिस कानून की आपने बात की वो काफी कठोर कानून है। वो ऐसा नहीं है कि चलता फिरता कानून। हमारे यहाँ फेरा है जी, फॉरेन जो पैसा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ फेरा है, फेमा है, ऐसे ही वहां पर फारा है। और उसमें अगर आप विदेशी संस्था के लिए काम करते हैं तो फारा के तहत आपको रजिस्टर करना पड़ता है। इसके अलावा एलडीए भी एक कानून है वहां पर, जहां उसमें भी आपको जानकारी देनी पड़ती है। इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कराया वो एलडीए के तहत कराया। अब एलडीए क्या है, थोड़ा सा उतना सख्त नहीं है, तो वहां आपको जानकारी तो देनी पड़ती है, लेकिन ये छुपा दिया कि आरएसएस बेसिकली एक विदेशी संस्था है। इन्होंने ये क्लेम किया होगा कि आरएसएस तो यहीं का संगठन है। अब इंडिया में तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, वहां रजिस्ट्रेशन कराया होगा इसलिए कह दिया कि वहीं का संगठन है। तो ये अपने आप में एक धोखाधड़ी है। इन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में जो आरएसएस है हम उसका हिस्सा हैं, वहां पर जो आरएसएस है, वहां पर जो आरएसएस बनी होगी उसी को अपना मुख्य संगठन बता दिया। तो इनका रजिस्ट्रेशन एलडीए में हो गया, फारा में नहीं हुआ। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं हो सकता, तो एलडीए में इनका रजिस्ट्रेशन है, फारा में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इन्होंने कुछ ऐसा दिखाया है कि वो वहीं की संस्था है, वहां रहने वाले हिंदुओं की संस्था है। भारत में जो आरएसएस है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब जरा इसको एनालाइज कर लीजिए। अब वहां पे जो आरएसएस है वो तो इतना बड़ा है नहीं कि उसको इमेज बिल्डिंग की जरूरत पड़े। हाँ। आरएसएस के अच्छा नाम एक ही आरएसएस, भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस, नाम तो एक ही है। तो अब अगर आरएसएस की छवि सुधारी जाती है वहां की संस्था के नाम पे, तो मूलतः सुधार तो यहां की संस्था की रही है। तो आप अगर देखें तो अमेरिकी कानूनों के साथ भी इन्होंने जो है खेल करने की कोशिश की है।
अब ये खबर आई है, खबर आगे जाएगी, अमेरिका में कोई जांच होती है नहीं होती है ये देखा जाएगा। इंडिया में तो कुछ होना नहीं है। क्या ट्रंप मेहरबान रहेंगे इस बार? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के लेवल की ये बात है। ट्रंप का लेवल बहुत ऊंचा है। ट्रंप तो अभी मोदी जी पे मेहरबान रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कब मेहरबान होंगे, कब टैरिफ हटाएंगे, ये सब देखने का मामला है। मैंने कहा था कि 3 महीने के अंदर टैरिफ वाला मामला पलटेगा और अभी मेरे ख्याल से मेरे कहे 2 महीने के आसपास हुआ है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 1 महीने में टैरिफ का मामला कुछ हल्का होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के लेवल का ये मामला है, लेकिन इस पर जो है हल्ला मच सकता है, क्योंकि आरएसएस को लेकर और जिस तरह का हिंदुत्ववादी कट्टरपंथ पैदा हुआ है उसको लेकर अमेरिका में भी एक हिस्सा है जो काफी विरोध में है। तो सीनेट वगैरह में अगर किसी ने सवाल उठा दिया तो हंगामा मच सकता है, लीगल जांच की मांग उठ सकती है, इससे ज्यादा कुछ होगा। और देखिए आजकल एक तरीका बन गया हिंदुस्तान में, खबर ही दबा दो, दबा दीजिए। हरदीप पुरी का नाम आया मेल में, उस खबर पे बात ही मत करो, अपने आप लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे। हमारे टाइप के 2-4 चैनल शोर करेंगे, कितना शोर करेंगे, हमारी पहुंच कितनी है, तो कुल मिला जुला के मामला दब जाएगा। तो आरएसएस वाले का एक तो तकदीर इनकी अच्छी थी कि बिहार चुनाव के 1 दिन पहले ये खबर आई, तो कल तो हम सब लोग बिहार चुनाव में बिजी थे, कल बात ही नहीं हुई, आगे कोई बात नहीं करेगा, तो ये मामला दब जाएगा। हिंदुस्तान में तो जैसा मैंने कहा कुछ होना नहीं है, लेकिन अमेरिका में अगर किसी ने ये मामला उठाया तब तो ये बड़ा मामला हो सकता है, परेशान करने वाला मामला तो अमेरिका में एक ममदानी भी जीत चुके हैं और लगातार ममदानी का बहुत नहीं, ममदानी एक शहर के मेयर हैं, अमेरिका के इतने बड़े नेता नहीं हैं। और देखिए ममदानी अमेरिका में पैदा नहीं हुए हैं, तो वो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते और इस तरह के जिम्मेदार पदों पर नहीं जा सकते। तो ममदानी को इससे जोड़ना मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है। ममदानी कहीं ये मामला उठा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममदानी इस मामले को उठाएंगे। ममदानी अपने शहर और बाकी सारे मामलों पर ही ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। बाकी ममदानी क्या करते हैं ममदानी जाने। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आरएसएस हमारे देश की संस्था है और क्लेम करती है कि कल्चरल संस्था है, लेकिन यहां जब आप देखते हैं तो पता चला कि अमेरिका में आपने जो रजिस्ट्रेशन करा के रखा हुआ, इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे और अमेरिका में रजिस्ट्रेशन कराओगे। तो ये जो खेल है, प्रियांक खड़गे ने सवाल भी इस पर उठाया है। फंडिंग को लेकर बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहे कि भाई इस देश में अगर आप छोटी से छोटी संस्था बनाइए, एक जिले में काम करने वाली, 5 गांव में काम करने वाली संस्था बनाइए, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कहां से पैसा आप ले रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं, फेरा फेमा दुनिया भर का तमाशा। अगर विदेश से किसी के पास पैसा आ जाए तो उसका 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है। हम लोग के चैनल के लिए बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं, कहते हैं कि हम मदद करना चाहते हैं, हम हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई आप इतना ही मदद कीजिए कि चैनल देखते रहिए, पैसा वैसा मत भेजिए, क्योंकि इस चक्कर में हमको पढ़ना ही नहीं है। हमारे पास इस तरह का सुविधा नहीं है कि हम विदेश से कोई पैसा लें, और जरूरत भी नहीं है, थोड़े में हमारा काम चलता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी संस्था जिसके इतने बड़े काम चल रहे हैं, अमेरिका में आप पैसा दे रहे हो 3.25 करोड़, यहां मैंने बताया कि 5 स्टार आप देख ही रहे हो, ऑफिस बन गया है, तो इतना सब है तो कम से कम हिसाब तो लेना चाहिए। इनके यहाँ एक और सिस्टम है जिस पर प्रियांक खड़गे ने बात की है, इनके जो फुल टाइम कार्यकर्ता होते हैं, जो पूरा वक्ती होते हैं, जो केवल होल टाइमर जिसको कहा जाता है, तो उनको तनख्वाह भी दी जाती है। अब इतने बड़े बड़े लोगों का कार्यक्रम किया जाता है, उनको महीने की तनख्वाह दी जाती है। आरएसएस उनको महीने की तनख्वाह देता है जो इनके पूरा वक्ती कार्यकर्ता होते हैं। तो वो तनख्वाह कैसे दी जाती है, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चलते हैं वो कैसे होते हैं, लगातार इनके जो क्या कहते हैं सरसंघ चालक और बाकी सारे लोग हैं वो यात्राएं करते हैं, उनको जेट प्लस की सुरक्षा मिली हुई है। अब नियमतः तो सुरक्षा का उनको भुगतान करना चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेट व्यक्ति हैं, तो क्या वो भुगतान कर रहे हैं? अगर भुगतान कर रहे हैं तो कहां से वो पैसा आ रहा है? तो सवाल तो बहुत सारे हैं। एक ऐसी संस्था है जिसके पास अरबों की संपत्ति है। अब लेकिन सरकार, और मेरा सवाल तो यह है कि चलो अभी तो बीजेपी की सरकार, इससे उम्मीद नहीं, कांग्रेस सरकार ने भी कभी इस तरह का हिसाब लेने का कोशिश नहीं किया। तो ये जो हुआ कि छोड़ दिया गया एक संस्था को, किसी नियम के तहत नहीं बांधा गया, ये मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत खतरनाक बात है। प्रियांक खड़गे साहब को ये सवाल जो है अपने सीनियर से भी पूछना चाहिए, कांग्रेस में भी पूछना चाहिए कि भाई आपकी सरकार में आपने हिसाब क्यों नहीं लिया, या कर्नाटक सरकार से भी पूछना चाहिए कि वहां जो आरएसएस है उससे हिसाब किताब क्यों नहीं ले रहे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन पे प्रेशर क्यों नहीं बना रहे। अगर विपक्ष के सारे जहां जहां सरकार है वही अगर दबाव बना दे तो उनको स्टेट लेवल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। दर्शकों, ये जो आरएसएस को लेकर के एक नया ये खुलासा हुआ है, वास्तव में कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतना पूरे देश भर में समाज सेवा के नाम पर, चंदे के नाम पर, खासकर मैं खुद 5 साल उसका विद्यार्थी रहा हूँ शिशु मंदिर का, और मैंने चंदे बहुत दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे समाज सेवा के नाम पर ये 3.25 करोड़ अगर एक फर्म को देकर के अपने प्रचार प्रसार के लिए सिर्फ खर्च किया जा रहा है, तो सवाल है कि ये पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है।
मोहन भागवत अगर ये कहते हैं कि हम संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ये तो पूरी तरीके से बेतुकी बात है, बिना तर्क की ये बात तो कोई भी कह सकता है। हाँ। ये तो कोई भी कह सकता है कि भाई हम संविधान के दायरे में हैं। आप संविधान के दायरे में हैं कि नहीं हैं, ये तो नियम कानून तय करेंगे ना, कोर्ट तय करेगा। आप जब रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे तो कहां से तय होगा कि आप दायरे में रह के कर रहे हैं कि बिना दायरे के कर रहे हैं। तो दर्शकों, देखते हैं कि आपकी नज़र कितना रहती है इस खबर पर। हालांकि हमने इस खबर को आपके लिए लाया और ऐसी चीज़ें जो निकल जाती हैं साइड से, मेन मीडिया से, उसे हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने हो और आप इस पर विचार करिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोई आपका भी जुड़ाव है आरएसएस के साथ ऐसा चंदा देने या लेने का? ज़रूर प्रतिक्रिया में बताइएगा आप सब। अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए, देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।